हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उन्होंने क्या किया है कि विदेशी विश्वविद्यालय जो भी होंगे वो अपना कॉलेज स्थापित कर पाएंगे भारत में, वो अपना ब्रांच खोल पाएंगे भारत में। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय है क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो अब उच्चतर शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षा के लिए उनको कंपटीशन करना होगा ऑक्सफोर्ड वाले लेवल, जैसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय वाले लेवल से, कैम्ब्रिज वाले से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय वाले से। तो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, लेकिन बात यह है कि जो घरों में जो विश्वविद्यालय है, जो भारत का स्थानीय विश्वविद्यालय है, उसका क्या होगा, उसके ब्रांचों का क्या होगा, वो अपने ब्रांच को किस तरह से अपने ब्रांच को चलाएंगे। वैसे आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि विश्वविद्यालय का जो विदेशी विश्वविद्यालय है उसका फी क्या होगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आज हम इसके जो विदेशी विश्वविद्यालय जो भारत में अपना ब्रांच खोलेंगे उसका क्या शर्त होगा, उसके लाभ क्या हो सकते हैं, हानि क्या हो सकता है और इसका प्रभाव क्या होगा। तो हानि और प्रभाव लाभ से ही इफेक्ट होगा। तो चलते हैं और बारी बारी से देखते हैं। अगर आप नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी संबंधित जो भी कंटेंट है आपको मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिले। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से मिलेगा। इसका दावा बीपीएससी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और 67 बीपीएससी में हम लोग कर चुके हैं। इसका दोनों का लाइव प्रूफ वाला वीडियो डाला हुआ है, चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं 8757463383 नंबर पे। तो चलते हैं और देखते हैं चर्चा में क्यों था यूजीसी का मसौदा, जो यूजीसी ने अपना मसौदा जारी किया, विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना ब्रांच खोलेगा, इस निर्णय में क्या क्या खबरें छुपी हुई है, इसकी बात हम करते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले चर्चा में क्यों है ये बात करते हैं। तो हाल ही में उच्च शिक्षा नियामक, उच्च शिक्षा का जो नियामक है उसका नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उन्होंने विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक मसौदा और नियम जारी किया गया है। अब हम बात करेंगे ये मसौदा क्या है, यह नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मसौदे के प्रमुख बिंदु या उसके नियम की प्रमुख बिंदु क्या है, शर्त क्या होगी। कोई विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना ब्रांच खोलता है तो उसके लिए शर्तें क्या होगी। तो ऐसे विश्वविद्यालय जो क्वाक्वारेली साइमंड्स, ये ब्रिटेन का एक संस्था है, क्वाक्वारेली साइमंड्स क्यूएस रैंकिंग, जो विश्व के टॉप 500 विश्वविद्यालय की सूची जारी करता है, ये संस्था क्यूएस संस्था। तो ऐसे विश्वविद्यालय जो क्यूएस के वैश्विक रैंकिंग में या समग्र या विषयवार रैंकिंग में शीर्ष 500 टॉप 500 विश्वविद्यालय में स्थान रखता हो, वह भारत में प्रवेश करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्यूएस जैसे जो विश्वविद्यालय की जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें आपको टॉप 500 में आपके विश्वविद्यालय का नाम होना चाहिए, तब आप भारत में अपना ब्रांच या शाखा खोल सकते हैं। या नहीं तो इसके टॉप 500 में आपका ब्रांच नहीं है तो भारत में प्रवेश का आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शर्त है कि ऐसी रैंकिंग में भाग नहीं लेने वाले विश्वविद्यालय जो क्यूएस के रैंकिंग में भाग नहीं ले पाते हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त होगा कि वो अपने देश में सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय होने चाहिए या टॉप क्लास का विश्वविद्यालय होने चाहिए अपने देशों में या वैश्विक स्तर पर, इस रैंकिंग को छोड़ करके। तो दो शर्त हुआ। आगे देखते हैं अगला शर्त क्या है कि शुरुआत में विश्वविद्यालयों को केवल 10 साल के लिए काम करने की मंजूरी दी जाएगी। केवल 10 वर्ष के लिए भारत में अपने ब्रांच को चलाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए मंजूरी दी जाएगी। लेकिन 10 साल के बाद आपके विश्वविद्यालय के जो ब्रांच है उसका प्रदर्शन कहता था, तो प्रदर्शन के आधार पर उसका जो है 10 साल की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। हो सकता है 20 साल के लिए बढ़ाया जाए, हो सकता है 50 सालों के लिए, हो सकता है कि लाइफ टाइम के लिए बढ़ा दिया जाए। आगे है अगला शर्त है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपने प्रवेश प्रक्रिया, उसके विश्वविद्यालय में नामांकन कैसी होगी, उसकी फी स्ट्रक्चर कैसा होगा, शुल्क संरचना कैसा होगा, वो तय कर सकता है विश्वविद्यालय। मूल परिसरों में धन प्रेषित करने में भी सक्षम होंगे। कहने का मतलब है कि अपने कैंपस से विदेशी जो है धन भेज सकते हैं, विदेशों से धन ला सकते हैं, इसके लिए उनको अनुमति दी जाएगी। आगे है कि विनियम विदेशी संस्थान को या तो विदेशी या भारत में
फैकल्टी और अन्य स्टाफ को नियुक्त करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता होगी। विदेशी विश्वविद्यालय जो भी अपने भारत में ब्रांच खोलेगा, कैंपस खोलेगा, उसको इस चीज की स्वायत्तता होगी कि वह देश में जो ब्रांच खोला है या उसमें शाखा खोला है, उसकी जो स्टाफ होगी, उसका फैकल्टी होगा, जो टीचर्स होंगे, जो स्टाफ होगा, वो या तो भारतीय हो सकता है या विदेशी हो सकता है। तो दोनों को नियुक्त करने के लिए उसको स्वतंत्रता दी जाएगी। अगला पॉइंट है कि विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अध्ययन कार्यक्रम को पेश नहीं करेगा जो भारत के राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता हो या भारत में उच्चतर शिक्षा को मानकों का उल्लंघन करता हो। इस दोनों को हित में रहकर के ही उसको अपना ब्रांच या शाखा चलाना पड़ेगा। सबसे पहला है कि भारत का राष्ट्रीय हित। तो भारत का राष्ट्रीय हित क्या है? इसमें संविधान में दिया गया है कि कोई भी जो शाखा है या कोई भी ब्रांच है या कोई भी संस्थान है, वो क्या करेगा कि भारत का जो एकता अखंडता है या भारत की जो संप्रभुता है या भारत का पंथ निरपेक्षता है या भारत का समाजवाद है, किसी को भी खतरे में नहीं डालेगा। खास करके एकता और अखंडता को खंडित करने वाले ऐसे कोई भी चीजों का उल्लेख नहीं करेगा अपने विश्वविद्यालय में। तो यही है कि भारत के राष्ट्रीय हित में बात करेगा या भारत के राष्ट्रीय हित के खिलाफ कोई भी चीजों की पढ़ाई या कोई भी चीजों की शिक्षा नहीं दी जाएगी उसकी ब्रांच में, शाखा में। दूसरा है कि भारत का यूजीसी के द्वारा भारत में यूजीसी ने उच्चतर शिक्षा का मानक जारी किया गया है, तो यूजीसी के मानक के अनुसार ही वह शिक्षा देगा। तो ये दोनों शर्तें भी उसके लिए लागू किया जाएगा कि यूजीसी के शिक्षा के मानक के अनुसार अपना पाठ्यक्रम को तैयार करेगा। अगला न्यूज है कि धन की सीमा पार आवाजाही, मतलब अगर उसको लाभ होता है, विश्वविद्यालय की शाखा को, ब्रांच को लाभ होता है या उसको प्रॉफिट होता है, तो वो क्या करता है कि अपने प्रॉफिट को जहां का जो उसका मूल संस्था है वहां पे वो पैसा भेज सकता है या जरूरत पड़ने पर वहां से पैसा मंगवा सकता है। तो धन की सीमा पार, भारत की सीमा के पार आवाजाही के लिए उसको स्वतंत्रता होगी। विदेशी मुद्रा को खाता उसको रखना पड़ेगा, उसका रख रखाव करना होगा। भुगतान का तरीका और प्रेषण जो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है या प्रत्यावर्तन या लाया जाता है, और आय की बिक्री, जो इनकम होती है उसकी बिक्री यदि कोई भी करता हो या उस शाखा के द्वारा या उस ब्रांच के द्वारा करता हो तो उसको इस एक्ट के द्वारा करना पड़ेगा। एक्ट का नाम क्या है? फेमा एक्ट 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा 1999। इस एक्ट के द्वारा वह विदेशी मुद्रा के प्रबंधन को, विदेशी मुद्रा को जो रख रखाव होता है, उसका भेजने का है, उसका लाने का है, उसको इस एक्ट के तहत करना पड़ेगा। इस एक्ट के तहत उसको अपने बैंकों में खाता खुलवाना पड़ेगा, तब वो जाकर के विदेशी धन पार, मतलब भारत की सीमा के पार पैसा भेज सकता है या वहां से पैसा मंगवा सकता है। उसके लिए उसको फेमा एक्ट के तहत अपने विश्वविद्यालय को नामांकित करना होगा, उसके लिए उसका अलग से अकाउंट बनाना होगा। अगला शर्तें क्या है? अगला शर्त देखते हैं कि विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से ऑफलाइन मोड में ही शिक्षा प्रदान करनी होगी, ऑनलाइन कक्षाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो विदेशी विश्वविद्यालय के जो ब्रांच होंगे वो ऑफलाइन ही क्लास दे पाएगी, ऑनलाइन क्लास उनको देने की अनुमति नहीं होगी। ये थे बहुत सारे शर्तें जो विदेशी विश्वविद्यालय अपने भारत में शाखा खोलेगी या ब्रांच खोलेगी, उसको इस नियम का, उसको इस शर्त को पालन करना अनिवार्य होगा। आगे देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आवेदन की प्रक्रिया वेब आधारित होगी, आप वेबसाइट पे जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? यूजीसी कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा या बनाएगा। कौन बनाएगा? वो यूजीसी बनाएगा। ठीक है, यूजीसी अपने वेबसाइट पे एक अलग से पोर्टल बनाएगा कि हम भारत में कैंपस स्थापित करना चाहते हैं, हम विदेशी संस्थान हैं, इसके लिए एक पोर्टल पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि आयोग द्वारा गठित एक समिति आवेदन, जो विश्वविद्यालय आवेदन करी, जो विदेशी विश्वविद्यालय आवेदन करी, उसके आवेदन का मूल्यांकन करेगी एक समिति। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो 45 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश से यूजीसी को दे देगा कि इसको अनुमति देना है या नहीं देना है। अनुमति किस चीज की? भारत में ब्रांच खोलने की। ठीक है, चयनित आवेदक, जो आवेदन आया है चयनित, उसको कैंपस स्थापित करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। उसको अनुमति देने के बाद 2 साल के भीतर उसको कैंपस स्थापित करने का समय दिया जाएगा। 2 साल के भीतर उसको अपना कैंपस को संचालित करना पड़ेगा।
संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा, जो संस्थान जो विश्वविद्यालय भारत में अपना संस्थान खोलेगा उसको यह सुनिश्चित करना होगा कि भारतीय परिसरों की में शिक्षा की गुणवत्ता मूल परिसर के बराबर हो। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। बहुत ही बड़ा पॉइंट क्या है कि हम मानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय कौन है? विश्व में सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है जो आपको ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड है, उसके बाद स्टैनफोर्ड है, ठीक है, उसके बाद कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये सब बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। ये सब अब मान लेते हैं कि ये सब अपना ब्रांच भारत में खोलता है, भारत में ये सब अपना ब्रांच खोलता है, मान के चलते हैं एक सेकंड के लिए, तो भारतीय परिसरों में शिक्षा की गुणवत्ता मूल परिसर के बराबर होगी। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैंपस में जो पढ़ाई होती है, जो वहां पे शिक्षा दी जाती है, वही शिक्षा भारतीय ब्रांच को भी देनी पड़ेगी, भारतीय शाखा में भी वही शिक्षा देनी पड़ेगी। हो सकता है कि फैकल्टी भी वही रखना पड़े, या तो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर या तो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर, जो भी हो, लेकिन रखना होगा। तो कहने का मतलब है कि भारत में इससे खुलने से एक चीज तो होगा कि उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, नामांकन में भी बढ़ोतरी होगी, विदेशी जाने वाले छात्रों अब भारत में ही रह करके पढ़ाई कर पाएंगे। ये बहुत लाभ है, हालांकि लाभ की बात हम करने वाले हैं। तो आवेदन की प्रक्रिया में ये सब चीज समझ गए। अब हम चलते हैं कि इससे पूर्व भारत में विदेशी विश्वविद्यालय के ब्रांच खोलने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। पूर्व में भी शिक्षा का वैश्वीकरण का जो है प्रयास किया गया था। इसमें क्या है कि भारत ने 1995 ईस्वी में विदेशी विश्वविद्यालय को आकर्षित करने के लिए अपना पहला कानून पेश किया था। हालांकि यह कानून को समाप्त कर दिया गया था, तो इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 1995 में विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपना ब्रांच खोले, इसके लिए कानून पेश किया गया था। अब बात करते हैं वर्ष 2005-06 में इससे संबंधित एक और मसौदा केवल कानूनों कैबिनेट चरण तक ही रहा जा सका, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो जब 2020 जारी किया गया, उसमें शिक्षा की वैश्वीकरण पर जोर दिया गया और उसे पुनः गति दी गई, और NEP 2020 के तहत ही विदेशी इसी के आधार पर यूजीसी ने आपको विदेशी विश्वविद्यालय जितने भी है विदेशी विश्वविद्यालय, उसको भारत में अपना ब्रांच खोलने की अनुमति दी है। किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ प्रावधान है। उस प्रावधान को देखते हैं कि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालय हैं, विश्व के जो टॉप विश्वविद्यालय हैं, NEP 2020 के संबंधित कुछ प्रावधान देखते हैं कि विश्व के जो टॉप विश्वविद्यालय हैं भारत में संचालित करने की सुविधा दी जाएगी। भारत में अपनी ब्रांच खोल सकते हैं, उसको संचालित कर सकते हैं। इस तरह का प्रवेश की सुविधा के लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि विदेशी विश्वविद्यालय अपना ब्रांच भारत में खोले, इसके लिए एक विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा। अगला है कि भारत के अन्य स्वायत्त संस्थान, जो अन्य स्वतंत्र संस्थान है, हायर एजुकेशन संस्थान है, उसके बराबर विदेशी विश्वविद्यालय की छूट दी जाएगी। कहने का मतलब भारत में पहले से जो संचालित है उच्चतर शिक्षा संस्थान, उसको जितना छूट दी गई है, उसको जितनी स्वतंत्रता दी गई है, उतनी ही स्वतंत्रता, उतनी ही छूट विदेशी विश्वविद्यालय जब अपना भारत में ब्रांच खोलेगा उसको दिया जाएगा। चाहे वो नियामक का हो, चाहे वो प्रशासन का हो, या चाहे उसके संबंध में विशेष छूट दी गई हो, चाहे टैक्सेशन से संबंधित, चाहे एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, कुछ से भी उसको भी विदेशी विश्वविद्यालय को भी यह छूट दी जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं इसकी क्या क्या फैसले का लाभ क्या हो सकता है। जो फैसला लिया गया है कि छूट खोलने की अनुमति दी जाएगी, इसकी लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने वाले जो छात्र हैं उसकी संख्या में कमी हो जाएगी। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले थे, जो स्टैनफोर्ड में पढ़ने वाले थे, जो कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे भारत के, उसको शिक्षा अब भारत में मिल जाएगी। हो सकता है कि जो वहां पर जाकर के अफोर्ड नहीं कर पाते थे उसके लिए भी यहाँ पे शिक्षा अवेलेबल हो जाएगी। अगला है कि यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत विदेश में पढ़ने वाले 4.5 लाख से अधिक छात्रों को दूसरा सबसे बड़ा छात्रों का निर्यातक बताया है। तो यूनेस्को का रिपोर्ट है कि भारत से सबसे ज्यादा विदेशों में पढ़ने वाला विद्यार्थी जाता है, और यह जो है विश्व में जितने जाता है उसमें भारत दूसरे नंबर पे है। दूसरा सबसे बड़ा छात्रों का निर्यातक कौन है? भारत है। तो भारत से बहुत ज्यादा स्टूडेंट विदेश जाता है पढ़ने के लिए। अगला लाभ देखते हैं। अगला लाभ है कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, शिक्षा मतलब स्वास्थ्य, व्यवसाय अध्ययन, कला और मानविकी जैसे विविध क्षेत्रों में विदेशी डिग्री हासिल करने वाले, कहने का मतलब इस क्षेत्र में जो भी विदेश में आप पढ़ने जाते थे, वहां का डिग्री हासिल करना चाहते थे, तो उसकी डिग्री प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले भारतीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। वो भी कहां पर? वो भी भारत में ही प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो ये दोनों लाभ को आप
डिफाइन करके लिख सकते हैं, छोटा करके लिख सकते हैं, जैसे लिख कर सकते हैं। हम दो लाभ को यहाँ पे कवर किए हैं। अब देखते हैं कि आगे की बात क्या हो सकती है, आगे की बात क्या हो सकती है, इसको देखते हैं। तो वर्तमान में भारत के 18 से 23 वर्ष में 1/4 से कुछ अधिक ही छात्र किसी विश्वविद्यालय में नामांकित है। कहने का मतलब है 18 से 23 वर्ष की अगर बात करें ना, तो 1/4 कहने का मतलब है कि 100 में से मात्र 25 स्टूडेंट ही किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में नामांकित हैं। तो वैश्विक विश्वविद्यालय के यहाँ आने से नामांकन में हो सकता है कि वृद्धि होगी। क्योंकि नामांकन में कैसे वृद्धि होगी, आप तो कहेंगे कि नामांकन में वृद्धि कैसे होगी, ये 25% तो 25% है, नामांकन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास तो नहीं किया गया, लेकिन होगा। कैसे होगा, मान लेते हैं कि भारत में 25% पढ़ रहा था, हो सकता है कि 2% विदेश जाकर के पढ़ रहा था, 2% में से 1.5% भारत में नामांकन करवा लें, तो ये तो हो गया ना 26.5%। तो यही है कि भारत में नामांकन में वृद्धि होगी। तो ये है अच्छा पॉइंट है, भारत के लिए अच्छा चीज है। अब हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है क्या। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है क्या, तो विश्वविद्यालय अनुदान क्या है, तो ये उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय कहने का मतलब दूसरा होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधिक, दूसरा होता है संवैधानिक। तो संवैधानिक वो होता है जिस संस्था का वर्णन संविधान में किया गया हो, वो हो गया संवैधानिक संस्था। सांविधिक संस्था कौन सा है, जिसको हम एक्ट के द्वारा या कानून बना करके स्थापित किए हो, वो होता है सांविधिक निकाय। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना कैसे की गई है, तो एक कानून बना करके की गई है। अगला देखते हैं कि यह भारत में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय करता है। कौन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका संकल्प को तय करता है कि रख रखाव, विश्वविद्यालय की जिम्मेवारी कैसे हुई, उसके रख रखाव का जो जिम्मेदार यही है। यूजीसी की जो स्थापना है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के स्थान पर की गई है। इसका पूर्ण नाम जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। किसके द्वारा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, उनके अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में इतना था। विदेशी संस्थान जो भारत में अपना ब्रांच खोल रहे थे, उसकी समग्र चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आप देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल, और इस चैनल पे आपको बीपीएससी की तैयारी से संबंधित सभी कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जाता है। आप नए आए हैं तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको डेली करंट के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा। अगर आप हमारा करंट अफेयर के प्रोग्राम के पीडीएफ फॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे 8757463383 नंबर पे। इस नंबर पे आपको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। आप हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपका 90 से 95% करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से आएगा। इसका दावा हम सच करके दिखाए हैं AAO के एग्जाम में, और दूसरा 67th बीपीएससी के एग्जाम में। लाइव प्रूफ वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। आज कल इतना ही था, कल से हम लोग देखते हैं कि कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे जो आपके 68th बीपीएससी को लेके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्लियर बीपीएससी चैनल। थैंक यू सो मच।